दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसला आया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर आपको याद हो कि 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया गया था और पहली बार इस जातीय आधार पर आरक्षण लाया गया था कि गरीब सिर्फ सवर्ण ही है, सवर्ण ही गरीब होंगे। थोड़ा सा आरक्षण का इतिहास बता दूं, उसके बाद आज जेपी सिंह साहब से विस्तार से चर्चा करूं। एससी एसटी का जो आरक्षण था वो अनटचेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन के बेसिस पे लाया गया था। ओबीसी का आरक्षण उस सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर लाया गया था और इसमें क्षेत्रीय विविधता भी है। कहीं आपको ब्राह्मण भी ओबीसी में मिलेंगे, कहीं ब्राह्मण ट्राइब में भी, कहीं ठाकुर भी मिलेंगे ओबीसी में। तरह तरह की जातियां आपको वहां पे मिल सकती हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस जो कोड आया था विशुद्ध रूप से जातीय आधार पर आया था कि सवर्ण को ही 10% मिलेगा। मामला ने राजनीतिक तुल पकड़ा, हंगामा हुआ, मामला कोर्ट में पहुंचा है और आज 5 जजों की बेंच पीठ ने इस पर फैसला 3-2 से दिया है। 2 लोग इसके खिलाफ थे और 3 लोग इसके पक्ष में थे। क्या है इसके मायने? इन तमाम पहलुओं को इस वीडियो में आप समझेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपने तो पढ़ लिया होगा पूरा, क्या है मामला सर? अभी तो प्रथम दृष्टया पढ़ा है सर, जरा पूरा जजमेंट आए तो जरा ठीक से पढ़ें। अभी वो जजमेंट उस तरह जो है अभी तक डाउनलोड हो सकता है, अपलोड हो जी रहा उनके वेबसाइट पर, लेकिन जी अभी जो है वो पूरा तो नहीं पढ़ा हमने। हाँ, अखबारों में और इधर उधर जितना आया, लाइव लॉ जी में आया, इंडियन एक्सप्रेस में आया, जो आया उसको थोड़ा बहुत देखा हमने। जी जी। क्या है सर, क्या? देखिए, मूल मामला ये है जी कि इसमें संविधान पीठ गठित हुई थी जी और मेरा ये चीफ जस्टिस से सवाल है कि जो जजों की नियुक्ति होती है कॉलेजियम से, जी उसमें क्या इस बात को देखा जाता है कि जो जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं या जो जज हाई कोर्ट में आ रहे हैं उनको संविधान के बारे में कितना ज्ञान है? हम्म। क्यों? क्योंकि जजों का अपॉइंटमेंट पार्टी लाइन पर, विचारधारा के लाइन पर, जाति के लाइन पर, और क्षमा कीजिएगा सवर्णों में भी कुछ जातियां हैं जिनका उसमें जो है आपके जजों की नियुक्तियों में, जजों के उसमें जो है वर्चस्व है, उसमें क्षत्रिय नहीं है। अच्छा। क्योंकि क्षत्रिय होगा तो हो सकता है बीपी सिंह, अर्जुन सिंह हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में आप अब प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कौन जो है घुटने पर किसके बुद्धि है, किसके घुटने के ऊपर बुद्धि है। मैं क्षत्रिय हूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वही हमारे हित नाथ रिश्तेदार आगे पीछे हैं, तो उनको तो मैं माइनस नहीं कर सकता, वो तो जन्मना मुझे गिफ्ट में मिले हुए हैं। जी 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 तो इसमें आपके जो जजों में मुख्य रूप से ब्राह्मण जज हैं और बनिया जजों की प्रधानता है, उसके बाद लाला जज हैं। आपको क्षत्रिय जज कहीं कहीं छौके के रूप में मिलेंगे। अच्छा, जीरा। हाँ, और बाकी लोग तो भी छौके में ही हैं। एक आध मुसलमान जज हो जाए तो छौका समझ लीजिए, एक आध जो है ढूंढ ढांड के दलित जज हो जाए, क्योंकि वो आपको बताया था इनकम वाला जो क्राइटेरिया है उसी में उनको छांट देते हैं कि वो, और जो लोग कमजोर वर्ग से आते हैं वो आमतौर पर अपनी इनकम शो नहीं करते, तो ये जो है इनकम टैक्स की लिमिट में नहीं आते तो वहीं से छट जाते हैं। जी। फिर बचा खुचा आईबी वाले छांट देते हैं, हम्म। बचा खुचा आईबी वाले छांट देते हैं। और आईबी की रिपोर्ट गोपनीय रहती है, आईबी की रिपोर्ट को कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता। बाद में पता चले तो वो हाथ पीट के रह जाता है कि तो गलत हमारी रिपोर्ट है, उसका कोई रेक्टिफिकेशन का कोई चांस नहीं है। जी ये एक माइनस पॉइंट है। अब ये जो 5 जज थे, इस 5 हम्म। जज में 8वें नंबर के जज थे दिनेश महेश्वरी, और 15वें नंबर के वरिष्ठता क्रम में, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठता क्रम सुप्रीम कोर्ट पे जो लटका हुआ है नामों की लिस्ट, उसमें 15वें नंबर पर है जस्टिस रविंद्र भट्ट। तो अच्छा। जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस यू ललित ने अभी तक के हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने रविंद्र भट्ट के फैसले का अनुमोदन किया है, जिसने कहा है
उससे असहमति जताई है और कहा है कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन है। जस्टिस भट्ट का यहां तक कहना है कि आपका ईडब्ल्यूएस कोटे में एससी एसटी और ओबीसी को बाहर रखना अन्याय है, जिसको जस्टिस यू ललित ने सपोर्ट किया है। और बाकी जस्टिस दिनेश महेश्वरी जो 8वें नंबर के वरिष्ठ जज हैं, उनकी अध्यक्षता में 3 जजों ने आपके सब इनको उसको उचित समझाया है, जिसमें पारदीवाला साहब हैं, पारसी, बेला त्रिवेदी नाम से ही आपको मालूम है, दिनेश महेश्वरी बनिया है। तो तीनों जो है आप, अच्छा जस्टिस यू ललित के बारे में भी कहा जाता है कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्होंने जो है रविंद्र भट्ट का समर्थन कर दिया है ताकि जाते जाते उन पर लांछन न लगे कि वो ईडब्ल्यूएस को जो है वो क्या कहते हैं जातिगत आधार पर सही करके गए हैं। उन्होंने असहमति दे दी है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस और एक और जज ये कहते हैं कि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है, तो इसे 11 जजों की पीठ में या सुप्रीम कोर्ट की जो फुल बेंच होती है उसकी संविधान पीठ में जाना चाहिए, जिसमें सभी वरिष्ठ जज शामिल होना चाहिए, जो ये डिसाइड करें कि संविधान क्या है। संविधान का माखौल बना के जो है इन लोगों ने रख दिया है सरकार ने, और उनके समर्थन में हमारे दक्षिणपंथी न्यायाधीशों ने। जिन लोगों ने इसके पक्ष में फैसला दिया है, इसके पक्ष में भी जो फैसला दे रहे थे, वो भी उसमें दक्षिण पंथ की विचारधारा उनके साफ झलक रही थी, आपसे बता रहे। तो आज का ये फैसला कोई अजूबा नहीं है। हम लोग पहले से मान के चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान को ताक पर रख के फैसला देगा तो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में फैसला देगा। मेरा ये कहना है संविधान सर्वोपरि है। संविधान से जो सही है वो आप करिए, जो संविधान से गलत है वो गलत है, उसमें फिर आप व्यवहार बाद मत ले आइए। अब एक जज कह रहा है कि 50 कई फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अब आप कह रहे हैं कि 50% से ऊपर ये जो है मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, जो 3 लोग कह रहे हैं। ये 2 लोग कह रहे हैं कि मूल ढांचे का उल्लंघन है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है। तो क्या, हालांकि एक जगह हमको देखने को मिला कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, तो सवाल इस बात का है कि आप रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे तब तो इसी पिटीशन पर विचार होगा, और यही 5 में से 4 जज रहेंगे। मान लीजिए ललित साहब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रविंद्र भट्ट रहेंगे और बाकी 3 रहेंगे, तो 3 अपनी जगह पर रहेंगे, तो बाकी अगर 2 और भी रहेंगे तो 3 ही वर्ष होगा ना रिव्यू पिटीशन। तो ये मेरा ख्याल है इसका कोई मतलब नहीं है। इसको जो है, चूंकि इन लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए हैं कि उल्लंघन है इतने सीनियर जज होके, इसलिए इसमें ये पिटीशन दाखिल होनी चाहिए। अब ये कानून के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो कि भाई इस पर जो है वो और बड़ी बेंच बनाया जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक प्रश्न है। तो संवैधानिक प्रश्न है तो इसको 11 जजों या 14 जजों या जो भी 13 जजों जितने में भी जो है जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी पीठ बनती हो, उससे इसका फैसला होना चाहिए कि क्या संवैधानिक है क्या नहीं। और सिर्फ इसी बात पे फैसला होना चाहिए, उचित अनुचित पे नहीं होना चाहिए जी। क्या 50% से अधिक रिजर्वेशन संवैधानिक है, नहीं है। और अगर एक बार आपने एक बार जो है वो मान लिया आजादी के बाद दलितों के लिए जो है रिजर्वेशन था, जब एक बार जो है जब दलित आरक्षण के बाद जब आपके ओबीसी का आरक्षण हुआ, तो उसमें जो है कहा गया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, तो एक आधार हुआ सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए। बहुत दिनों से डिमांड हो रही है कि आर्थिक आधार पर जो है वो टोटल आरक्षण होना चाहिए, कि जो लोग आर्थिक आधार पर हैं उसको आप इसलिए नहीं मान रहे कि आप जो है वो ओबीसी और दलित का वोट नहीं खिसकने देना चाहते। आपने जो है ये इस पर किया, आपने जो सुदामा कोटा जिसको बहुत लोग संज्ञा देते हैं या ईडब्ल्यूएस कोटा किया, तो उसमें फिर उन गरीबों को नहीं रखा। तो क्या जो ओबीसी आरक्षण और जो दलित आरक्षण है उसमें क्या वो समाज का जो निर्धन तबका है उसको जगह मिल रही है? तो सब आप ही कर रहे हैं, दूसरा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। कि आपने एक बार जो है कहा कि भाई दलित सबसे पिछड़े हैं, तो आपने संविधान में ओरिजिनल आरक्षण हो गया उनका। उसके बाद आपने कहा कि साहब ये सामाजिक और शैक्षणिक है तो उनका आरक्षण हो गया। फिर अब आप कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, तो आर्थिक रूप से भाई सभी कमजोर हैं। अगर आर्थिक क्राइटेरिया आप बना रहे हैं तो सामाजिक न्याय या समरसता का सिद्धांत ये कहता है कि सबको आप उसमें मौका दीजिए। फिर उसमें जो है सिर्फ उन्हीं को क्यों मौका दे रहे हैं, क्या कहते हैं, जो समाज के अग्रिम वर्ग से आ रहे हैं, जो अदरवाइज जो है वो क्या कहते हैं, हाँ वो कोटा। और साथ में आप ये विद्वता देखिए, सामाजिक रूप से तो कतई पिछड़े नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो ब्राह्मण देवता हैं वो चाहे भले मूर्ख हों, तुलसीदास जी ने जो है तो उसमें कह दिया कि मूर्ख ब्राह्मण भी पूजनीय है। आप उससे जो है वो क्या कहते हैं, घर घर में कथा सुनते हैं, कथा सुनने के पहले जो है वो अपना पैर आपसे पूजवाता है, आप चाहे जितने बड़े लाट साहब हों। आपके यहाँ शादी में, ब्याह में, कोई भी आपका हिंदू धर्म के अनुसार जो रिचुअल होता है उसमें आप सबसे पहले कथा सुनते हैं, मियाँ बीवी बैठ के। आपका बहू बेटा आता है तो उसको आप बैठा के पहले कथा सुनवाते हैं, फिर वो सबसे पहले उसमें वो लोग ब्राह्मण देवता की पूजा कराते हैं, वो जो सो काल निर्धनतम है। दूसरी बात, निर्धनतम का क्राइटेरिया क्या है? 8 लाख। क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्या है? गरीब 8 लाख में मान रहे हैं आप। तो जिसका अगर 8 लाख रुपए की आमदनी है उसको तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है जी। फिर वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला जो है कैसे जो है क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, निर्धनतम हुआ। चाहे वो ओबीसी, दलित या कोई भी हो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, भले जीरो रिटर्न भरे, अगर उस क्राइटेरिया में वो आता है तो निर्धनतम में तो नहीं हो सकता। उसका आप राशन कार्ड कैंसिल कर दे रहे हैं कि साहब ये जो है इनका जो है वो क्या कहते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं इसलिए राशन कार्ड इनको अलाउ नहीं है, ये उससे ऊपर हो गए। मतलब क्या घास पांच है। आप वोट के लिए कितना गिरोगे यार? आप वोट के लिए, चाहे सारे राजनीतिक दल हों, मैं सबसे कह रहा हूं कि आप वोट के लिए कितना गिरोगे? आप गुड गवर्नेंस करो, आपको किसी इस तरह के तंत्रम मंत्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग जो है प्रसन्न रहेंगे कि आपके गुड गवर्नेंस से। आपने अभी अर्जुन सिंह वाले पर मैंने आपका व्याख्यान सुना था, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो सब जातियों के एक एक तो छत्रप नेता हो गए हैं, ये आप मत समझिए कि ये दलित और ओबीसी में हुए हैं, ये ऊपर भी हैं, ऊपर भी हैं। मुसलमानों में पसमानदा हो गए तो मुसलमानों में दलित हो गए, जो कि मुसलमानों में कास्टलेस सोसाइटी है, आपसे बता रहे हैं। इसी तरह आपके क्रिश्चियनों में है, और भेद इतना है क्रिश्चियन और मुसलमानों में कि जब बेटे और बेटी की शादी करते हैं तो हड्डी की शुद्धता देखते हैं कि ये किससे कन्वर्ट होके आया है। अगर कोई जो है दलित या उससे कन्वर्ट होके आया है तो उससे उच्च कन्वर्जन वाले लोग जो है विवाह नहीं करते, चाहे मुसलमान हो चाहे आपके ईसाई हो, आपसे बता रहे हैं। वहां भी ये भेदभाव है। मैंने सुना है कि केरल में कुछ पंडित लोग जो है कन्वर्ट होकर ईसाई हो गए हैं, वो अपने पंडित ईसाई के यहाँ ही विवाह करते हैं, वो जनरल ईसाई के यहाँ नहीं विवाह करते। यही प्रयागराज में हमारे जो है इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ईसाइयों की संस्था है, जहां तमाम डिग्रियां मिलती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसको यूनिवर्सिटी बना दिया है। वहां जो तमाम प्रोफेसर हैं वो हमारे सब बहुत परिचित हैं, उसमें वो बताते हैं कि कौन किस हड्डी से आया है, तो उसके आधार पर जो है वो क्या कहते हैं अपना शादी ब्याह सब कुछ करते हैं, आपसे बता रहे। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वो भाई आखिर कन्वर्ट हुए हैं तो जो कन्वर्जन का जो पहले का माइनस पॉइंट है वो उनके साथ जाहिर, ऐसा नहीं कि उनका वो बड़ा हो गया कि वो जो है क्या कहते हैं किसी से भी अपने बेटे बेटी का विवाह करते हैं, वहां भी ये सब लेके बड़ा बवाल है, आपको बता। तो कहने का मतलब है कि आप गुड गवर्नेंस कीजिए, आप सही ढंग से कीजिए। आपको संविधान के खिलाफ जाकर के जो है इस तरह की चीजें करने का क्या मतलब है? और अगर चीफ जस्टिस ने रविंद्र भट्ट की बात का समर्थन किया है, जिन्होंने इस 10% आरक्षण की धज्जियां उड़ा दी हैं, असंवैधानिक कर दिया है, और साथ में कहा इसके पहले भी जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे वो था कि 50% से ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए आपको बता दें कि आपके तमिलनाडु और कर्नाटक में संभवतः 50% से ज्यादा 70% तक रिजर्वेशन है, और 9 शेड्यूल में उन्होंने डाल दिया है। लेकिन हमारा कहना है कि अगर आप चल रहे हैं तो एकरूपता से रहिए। दूसरी बात, आपने एक बात बहुत सही कही, मैं खुद जानता हूं कि आपके उत्तर पूर्व के में जो ठाकुर रहते हैं वहां रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं। आपके गुजरात में जो 32% ठाकुर में 16% ठाकुर, जिनको जो है दरबार लोग अपने से कम मानते हैं, वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपको रतनलाल जी, आप बिहार के रहने वाले हैं, मैं बिहार और यूपी दोनों का इसलिए रहने वाला हूं क्योंकि मेरा गांव आधा यूपी में है, आधा बिहार, बलिया और जो है बक्सर के बॉर्डर पर। गंगा के इस पार जो घर बच गया है वो यूपी में है, गंगा के उस पार जो घर चला गया है वो बिहार में है। खेती बाड़ी हमारी बिहार में। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही पूरे राष्ट्र हैं, पूरे देश हैं, पूरे नेशन हैं, आपसे बता रहे हैं। इन्हीं को जो है सब पूरे दुनिया भर के देशों, मतलब उसकी प्रदेशों की और सबकी चिंता है। यही पूरे देश को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, बाकी कोई नहीं लेके चलना चाहता। इन्हीं को लगता है कि तमिलनाडु में हिंदी के विरोध में आंदोलन हो गया, इन्हीं को लगता है कि जो है केरल में ऐसी बात हो गई, कर्नाटक में ऐसी बात हो गई, वहां वालों को नहीं लगता, आपसे बता रहे जी। तो सवाल इस बात का है कि अगर जो है आपको
यही यहाँ के लोगों को नहीं मालूम कि जो आपके उच्च कुल के ब्राह्मण और क्षत्रिय जो यहाँ पर हैं वो कई स्टेट में बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं। कई लोग मैं जानता हूं जिसे बनिया है, उन्होंने अपने को हलवाई बनिया में कन्वर्ट करा लिया, कह दिया कि मैं हलवाई बनिया हूं, तो आरक्षण में आ गए। आप बताएं, आपको उत्तर प्रदेश में एक सैंथवार जाति है जिसके आरपीएन सिंह नेता हैं, जो आपके क्या कहते हैं अभी बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस से, वो कसिया के राजा कहे जाते हैं। अब वो सैंथवार हैं, सैंथवार को कुछ लोग कुर्मी कहते हैं, और वो लोग अपने को ठाकुर कहते हैं, और ठाकुरों के अब शादी ब्याह शुरू हो गया है। अब वो बैकवर्ड में है, वो बैकवर्ड में है जी। अब गोस्वामी हैं, गोस्वामी गिरी गोसाई सब एक में माने जाते हैं। बहुत गोस्वामी कहते हैं कि नहीं हम प्योर ब्राह्मण हैं, हम गिरी वाले ब्राह्मण नहीं है, लेकिन गोस्वामी के नाम पर वो आरक्षण में है। उत्तर प्रदेश में एक लुनिया जाति है जो चौहान क्षत्रिय अपने को कहती है, और जो फूलन देवी ने जिनकी हत्या 21 लोगों की थी वो लुनिया थे, चौहान क्षत्रिय। चौहान कहते हैं कि ये लुनिया है, ये लकड़ी उकड़ी का काम करते हैं, ये कमतर ठाकुर है या ठाकुर नहीं है, वो आरक्षण की श्रेणी में है। तो सवाल इस बात का है कि इतना घास पांच है तो आप एक क्लियर कट पॉलिसी लेके आइए। वोट के लिए आप क्यों पूरे देश भर को आपस में लड़ाना चाहते हैं? आप एक क्लियर कट पॉलिसी लेके आइए, और एक क्लियर कट एक उसका जो है वो बनाइए कि क्या कहते हैं, मतलब अगर जो है आपने क्रीमी लेयर बनाया तो क्रीमी लेयर का मतलब वही हुआ कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कैटेगरी में आ गया वो क्रीमी लेयर जी, जिसका आप राशन कार्ड कैंसिल कर देते हैं सर। वो जी, कोई भी कार खरीद लिया तो क्रीमी लेयर है, जिसका आप राशन कार्ड कैंसिल कर देते हैं। तो फिर अगर कार जो है ओबीसी या दलित के पास है उसका भी कैंसिल कर दीजिए, जाने हम आप एक रूप पॉलिसी क्यों नहीं ले आते? आप कहीं आर्थिक दे रहे हैं तो कहीं सामाजिक शैक्षणिक दे रहे हैं तो कहीं जातीय दे रहे हैं, मतलब वोट के लिए आप जो है मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बस गुड गवर्नेंस नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे आप। और बाकी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मेरी मांग है कि इसका संयोजन इस तरह होना चाहिए ताकि समाज के किसी भी वर्ग को न लगे कि न्याय में उसके साथ अन्याय हो रहा है। और दूसरा, अगर आप संविधान पीठ में किसी को भी शामिल कर रहे हैं रेवड़ी की तरह, तो आप ये भी सुनिश्चित कीजिए कि उसको संविधान का एबीसी आता है कि नहीं आता। मैं किसी की अवमानना नहीं कर रहा हूं, मैं एक यक्ष प्रश्न उठा रहा हूं कि संविधान के बारे में कौन कितना जानता है। एक दिन जो है चीफ जस्टिस मौखिक क्लास लेके ही देख ले, और लाइव हो और लाइव उसकी स्ट्रीमिंग हो कि सुप्रीम कोर्ट के में जो है संविधान के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है। ये पूरा देश के सामने यक्ष प्रश्न है, और यहीं के लिए नहीं, हाई कोर्ट के लिए भी आप जी। अब देखिए गंभीर सवाल जस्टिस चंद्रचूड़ आ रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के आने के बाद ही 2-3 महीने से आपके कानून मंत्री ने लगातार कॉलेजियम पर हमला शुरू कर दिया है। अभी तक आप 4-5 चीफ जस्टिसों के समय में कॉलेजियम पर हमला क्यों नहीं कर रहे थे? एनएजेसी जब रद्द हुआ और रद्दने के बाद कॉलेजियम सिस्टम आया, तो आप तो कॉलेजियम सिस्टम के साथ मिलकर के राग दरबारी गा रहे थे। जो भी नाम जाता था उसको, जो आपको सूट नहीं करता था उसको छोड़ के बाकी सबको आप जो है क्या कहते हैं जज बना देते थे। क्यों? क्योंकि कॉलेजियम भी आपसे मिली जुली ढंग से चल रहा, कुछ आपके कुछ अपने मिला उला के जो है जज नियुक्त कर दे रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े जो है आपके क्या कहते हैं कानूनविद कह रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि सबसे पहले मैं आपको एक नागरिक के रूप में आपसे ये मांग करता हूं कि आप जो है वो एक दिन जो है क्या कहते हैं एक दिन हाई कोर्टों का और सुप्रीम कोर्ट का आप जो है कि संविधान के बारे में हमारे माननीय जजों को कितनी जानकारी है। देखिए, मैं एक वकील रहा हूं पत्रकार बनने के पहले, और मैं जानता हूं कि सब आदमी ऑलराउंडर नहीं है। कुछ लोग क्रिमिनल में माहिर होते हैं, कुछ लोग सिविल में माहिर होते हैं, कुछ लोग संविधान में माहिर होते हैं, कुछ लोग जो है इनकम टैक्स सेल टैक्स में माहिर होते हैं, और उनके अनुसार जो है आते हैं वकील तो पूछते हैं कि भैया यहाँ क्रिमिनल का सबसे माहिर कौन है। हमेशा 2-4 लोगों का नाम टॉप रहता करने को तो बहुत लोग सब करते हैं, ऑलराउंडर लोग भी, लेकिन संविधान सबको नहीं आता। उनको किताब देखना पड़ता है, और फिर आप जब जज बनाते हैं तो आप उसी में से बनाते हैं। बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो मैंने अपने अनुभव से देखा है कि जो क्रिमिनल लोगों का जो बैकग्राउंड से आते हैं उनको क्रिमिनल मामले सौंपे जाते हैं, जो सिविल लोग बैकग्राउंड से आते हैं उनको सिविल मामले। अब सिविल और क्रिमिनल वालों को अगर कंपनी ला के बेंच में आप बैठा देंगे तो भाई साहब वो क्या निर्णय देगा, आप हमको बताइए। जी, कंपनी लॉ में तो खाली किताब पढ़ने से तो नहीं होता ना।
उसके जी बारे में आपको आगे पीछे ABCD सब मालूम होना चाहिए ना। अब जी आप जो है क्रिमिनल वाले को जो है सर्विस मैटर में बैठा देंगे, वो क्या निर्णय देगा आप बताइए हमको। सर्विस मैटर के वकील अलग हैं, हर हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में भले जो है सब ऑलराउंडर हो, लेकिन क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो अधिकांश वकीलों का चैम्बर चलता है, जिसमें 4-4, 6-6, 10-10 वकील जो है सीनियर जूनियर सब रहते हैं, सब अलग अलग विधा के रहते हैं। तो उस हिसाब से भले हम्म। लीड कोई करे तो वहां जो है उस पर वर्कआउट हो जाता है। लेकिन यहाँ हाई कोर्टों में तो ये स्थिति नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट में हो सकता है वो, लेकिन यहाँ पर तो हर एक इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल है तो या तो क्रिमिनल का मास्टर है। अच्छा, रेवेन्यू, रेवेन्यू को भी का भी स्पेशलाइजेशन है, उसके भी वकील अलग अलग हैं। अब यही सर इलाहाबाद में एक जानकारी ले लीजिए, इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कहीं भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है पूरे प्रदेश में, चाहे इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो आपके IAS हैं, जो पैदल पोस्टिंग है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में की जाती है। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माल का मामला है, वो भी स्पेशलाइजेशन का मामला। अब वहां वो क्या फैसला और कैसे फैसला करते होंगे, ये भाई साहब आप सोच का विषय है। जी। सर, भारत एक जाति प्रधान देश भी है, जी। और जाति की समस्या मतलब हजारों साल से वो द्वंद्व बना हुआ है। जी। और संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के आर्टिकल्स बनाए थे, 340, 341, 342। जी। अगर कोई सवर्ण, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कायस्थ हो, अगर गरीब है तो वो जाति की वजह से गरीब है कि सरकार की नीतियों की वजह से गरीब है? आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं। जी। गरीबी उन्मूलन के बहुत सारे और स्कीम सब चल रहे हैं। जी। तो क्या ये समझा जाए कि सरकार आरक्षण को जो है निरस्त करने में, इररिलेवेंट बनाने में, अप्रासंगिक बनाने की ओर काम कर रही है? आखिर इस निर्धन सवर्ण का हक किसने खा लिया? पाकिस्तान वाला खाया, लंदन वाला खाया, कौन खाया? कौन ओवर नंबर्ड कौन है? किसकी संख्या है ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, यूनिवर्सिटी सब जगह? विदेश के लोग कर रहे हैं कि उसी सवर्ण समाज के लोग हैं? जी, इसका जवाब है हमारे पास। जी पत्रकारिता में आप चले जाइए, जी अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक, जी चाहे वो किसी भी वर्ण सवा, उसका जो है वर्ण का मतलब है किसी भी द्रविड़ हो, आर्य हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम एक जाति विशेष का जो है वो वर्चस्व है। जी। पत्रकारिता, हम्म। कई स्टडीज जुडिशियरी, हो गए। जुडिशियरी, इसमें आप जो उच्च न्यायालय और वो न्यायालय जहां परीक्षा दे के पास करने का सिस्टम नहीं है, जैसे अधीनस्थ न्यायपालिका है तो वहां तो आरक्षण लागू है, वहां तो उस हिसाब से कोटे के हिसाब से नियुक्ति होती है। लेकिन जो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी आप अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी जा करके मर्दमशुमारी करा के देख लीजिए कि जो है वो एक जाति विशेष के जजों की प्रधानता है कि नहीं, और किसका कितना उसमें जो है वो है योगदान है। जी मतलब वो कायस्थ जो है वो तमिलनाडु का भी हो सकता है, वो कायस्थ आपका केरल का भी हो सकता है, वो कायस्थ आपका बंगाल का भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी कहीं का हो सकता है, वो बनिया भी कहीं का हो सकता है। ठाकुर लोग जो है एक आध दो ठो पा जाते हैं तो उसी में जो है बहुत प्रसन्न रहते हैं। उसमें भी जो है सारे लोग मिलके लग जाते हैं उनका वो खूसड़ निकालने के लिए कि बेईमान है, फलाना है, उनकी एक इमेज जो है लगातार जो है खराब की जाती है। बाकी जो दलित हैं उनके बारे में खूब अच्छी तरह से आप जानते हैं, जो OBC हैं उनके बारे में आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। वो चाहे जितने बड़े परफॉर्मर हो, उनको एक चश्मे से ही जो है क्या कहते हैं लोग देखते हैं। सवाल इस बात का है कि इसमें कौन सा जो है वो है आपका क्या कहते हैं, मतलब ये कि मेधा आप कहते हैं तो सबसे मेधा वाले तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ही हुए। आपका जी जो है वो मेडिकल का क्षेत्र है, आपके रिजर्वेशन का, आपके जो मेडिकल रिजर्वेशन कर रहे हैं, मेडिकल आपके रिप्रेजेंटेटिव का क्षेत्र है। आप अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी आप चले जाएंगे, आप देखेंगे कि एक जाति विशेष का वर्चस्व है। वो बंगाली हो सकता है, वो तमिलियन हो सकता है, वो केरल का हो सकता है, वो कश्मीर का हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार का भी हो सकता है। मतलब एक जाति विशेष का जो है उसमें मतलब वर्चस्व है। कोई इनसे पूछे कि आरक्षण जो आपका OBC का लागू हुआ उसके पहले 70% सीटों में कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में
किस जाति के लोगों का जो है मतलब क्या कहते हैं वर्चस्व था? 70% जो है वो जो नौकरियां थी उसमें किस जाति का वर्चस्व था? और फिर जब वो क्या कहते हैं आरक्षण लागू होने के बाद 50-50 रह गया, तो फिर वो 50 में कंपटीशन हो गया, तो उस 50 में वो कितने कै परसेंट जो है उनका सिलेक्शन हो रहा है। और उस सिलेक्शन में भी दुनिया भर के प्रश्न चिन्ह है कि उसको जो है वो क्या कहते हैं मतलब उसकी शुचिता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसमें बेईमानी हो रही है। सवाल इस बात का है कि ये हम लोग जजमेंट पर बात कर रहे हैं, तो जजमेंट में मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि या तो शैक्षणिक सामाजिक आधार पर आपने किया, या आपने जो इतने दिनों से पिछड़े दलित थे उनके लिए किया। फिर ये जो 10% आपने किया, इस 10% में जो गरीब ST हैं उनके लिए भी 2%, 3%, 5% कुछ तो करते। जी नहीं या नहीं, ये दस मसला तो परसेंट में 10% में 5% उनका कर देते, 5% जनरल समाज का कर देते। जैसे आपने 50% आरक्षण कर रखा, 50% जनरल कर रखा, जिसमें क्या कहते हैं दूसरे लोग भी अगर क्वालिफाई करें तो जा सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब आप तुष्टीकरण की राजनीति खुद करते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आप संविधान का खुद पालन नहीं करते, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आप संविधान का ही पालन करिए ना। संविधान में तो कहा गया है कि राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस मिल करके विचार विमर्श करके जो है वो क्या कहते हैं उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति कर रहे हैं। ठीक है, जजों का नाम आप दे रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम से, तो राष्ट्रपति से विचार वाली बात कहां खत्म हो गई? आप मत कीजिए सरकार से बात, आप राष्ट्रपति से जो विचार विमर्श का जो है प्रावधान संविधान में है, उस प्रावधान को जो है आप कहां ले गए? आप सरकार और आप ले गए, और ले जाने के बाद आपने इस तरह की सब चीजें कर रखी हैं कि उसमें आपके अलावा दूसरा कोई आ नहीं सकता। ये क्या है? ये सब गलत है, आपसे बता रहे हैं। ये इस देश को निर्धन ब्राह्मण का हक SC ST OBC खा गया कि वही अमीर ब्राह्मण खा गया? अब जो आपकी सामाजिक व्यवस्था थी, जो आपने धर्म के आधार पर, आपने जो स्मृति के आधार पर जो आपने व्यवस्था बना रखी थी कि क्षत्रिय है तो तलवार उठाएगा, बनिया है तो तौलेगा, ब्राह्मण देवता है तो केवल पूजा कराएंगे, और जो है देसी घी की पूड़ी और मिठाई और दूध गल्प करेंगे, ये सब व्यवस्था तो गई टूट। अंग्रेजों ने पूरे देश को किरानी बना दिया, क्लर्क बना दिया, मतलब या क्लर्क मानसिकता पैदा कर दी कि बिना किसी जो है वो क्या कहते हैं मतलब हर्रे फिटकरी के या कमीज गंदा किए सीधे सीधे सरकार में बैठ के सेवा करो, ऊपर से भी पैसा लेके खर्चा करो, जो तनख्वाह हो उसको सीधे सीधे बैंक में जमा करो, उससे एको पैसा मत निकालो। तो सवाल इस बात का है कि अच्छा दिन भर पूजा करो, शाम को जो है वो अपना नहा धोआ के जो है कथा पुराण कह के वो अलग से पैसा लो। समझे कि नहीं आप? तो आपने तो ध्वस्त कर दी। सामाजिक रूप से सब मामला नौकरी पर आगे सीमित हो गया, या व्यापार पे आप एक सीमित हो गया, उसमें आप जो है आपकी जो मनुस्मृति थी वो सब हो गई फेल। तो जो वर्तमान समय में आप कैसे अपना जो है वो क्या कहते हैं व्हाइट कॉलर का वर्चस्व कायम रखेंगे, ये बताइए आप। क्यों? क्योंकि आप जब आरक्षण नहीं था तो 70% जगहों पर आप जो है क्या कहते हैं काबिज हो जाते थे, क्योंकि उस तरह की जो है सब तमाम बेईमानियां थी। एग्जाम नहीं होते थे, ऐसे भर्ती हो जाती थी, तो उन्होंने कहा 4 आदमी को उन्होंने भर्ती कर लिया, 3 आदमी को अफसर हुआ है तो उन्होंने भर्ती कर लिया, 13 आदमी को उन्होंने भर्ती कर लिया, तो आपकी संख्या बढ़ती गई। अब जब सब कुछ हो गया कि बिना इम्तिहान के कुछ नहीं होगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा, तो फिर मामला आगे फंस गया, आपसे बता रहे हैं। तो मामला फिर फंस गया, तो अब सवाल इस बात का है कि मनुस्मृति दोबारा तो नहीं आ सकती सर। अब तो आपको जो है जो आप काम करेंगे उसके आधार पर आपको वो मिलेगा, उस काम के आधार पर आपकी सामाजिक स्थिति बनेगी कि आप निर्धन हैं कि आप अमीर हैं। क्या जो है वो क्या कहते हैं सभी जातियों में निर्धनतम लोग नहीं है? मैं तो अपनी जानकारी के अनुसार कह रहा हूं कि बहुत तेजी से क्षत्रिय जाति निर्धनतम हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी कुरीतियों का जो है वो क्या कहते हैं समापन नहीं हुआ। दारू पीना, आपका जो है अय्याशी करना, काम न करना, और बच्चा पैदा करना, उसमें उसके बच्चे की पढ़ाई में से लेके लड़की की शादी से लेके खेत बेचना, जितनी तेजी से भूमिहीन क्षत्रिय हो रहे हैं, कुछ दिन में इनके घर की औरतें दूसरों के बर्तन मांजेगी, देखिएगा। सर ये जी 10% का तो कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई कमीशन नहीं बैठा, कोई सर्वे नहीं बैठा।
फिर भी जजेस मतलब आंख बंद के 3 जजों ने इस पे जो है मुझे लगता है कि कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस, आई एम नॉट लॉ एक्सपर्ट। मैं आपसे कह इसका रहा हूं कि मेरा माइंडसेट है, हम यही फैसला देंगे, तो हमारे लिए सारे तर्क जो है बेकार हैं, निरर्थक है। जाहिर। तो अब सर ये सवाल हाँ ये है कि क्या ओबीसी आरक्षण जो 27% है, तो अब तो जी सीमा आपने तोड़ दी 50% का, तो ओबीसी का भी जी 54% करिए। जी। हाँ तो करिए ना भाई, ये कौन मना कर रहा है? जी जी। भाई फिर आपने चलिए आधा सर। आधा क्यों किया है उनकी जो है आबादी का? फिर आप आरक्षण वो क्यों नहीं कराते, क्या कहते हैं, आप जातिगत आरक्षण क्यों नहीं जा, कराते? क्यों डर के भागते हैं? हाँ, जाति जनगणना कराना चाहिए ना। हाँ, आप जाति की जनगणना कराइए, और आप जाति जनगणना कराइए, अगर लोगों को जो है ठीक से जो है क्या कहते हैं नौकरी दीजिए, तो आप देखिए कि जाति व्यवस्था कितनी तेजी से टूटती है। जी वही लोग जाति व्यवस्था जो लेके लटके हुए हैं, तत्काल से फौरन आईएएस से अपनी लड़की की शादी करने लगेंगे, पीसीएस से जी अपनी जी। लड़की की शादी करने लगेंगे, तब भूल जाएंगे कि हम किस जाति के हैं। भाई साहब, चलिए एक सर। भोजपुरी की कहावत है, खाइल नी की माई नी। समझे आप? खाइल नीक की माई नीक। तो सवाल हाँ इस बात का है कि खाइल नीक हमेशा होता है, माई नीक बाद में हो जाता है। हाँ। जी सर। ठीक है सर, शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा। और जल्दी देखते हैं कि ये सवाल जो मैं पूछने वाला था उसका जवाब आपने पहले दे दिया। ये फुल क्या बेंच सर? में ये मैटर जाता है नहीं जाता है, हाँ क्या बहस होता हाँ। है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन हमारी समझ है, व्यक्तिगत समझ है कि आरक्षण का मजाक उड़ा रहा है सरकार भी और कोर्ट भी। पूरा वीडियो देखिए, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आरक्षण का पर्पस कुछ और था, इसको मीनिंगलेस बनाया जा रहा है। शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार जी।